वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं 26 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर 26 विच इज़ सेलिब्रेटेड एट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, जिसे हम संविधान दिवस भी बोलते हैं। तो 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था। लेकिन जो इंडिया में उसका अडॉप्शन हुआ था वो उससे 2 महीने बाद हुआ था, 26 जनवरी, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो उसका भी कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को। तो 2015 जो ईयर मार्क करता है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो उसी साल में डिसाइड किया गया था कि हम 26 नवंबर को एज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। उससे पहले वो एज लॉ डे मनाया जाता था। तो इस साल भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 के बारे में, जो कि हुई है साइट्स के अंडर। तो साइट्स क्या है? बेसिकली साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये अभी फिनिश हुई है 25 नवंबर को, शुरू हुई थी 14 को। तो 14 नवंबर टू 25 नवंबर को इस साल ये कॉन्फ्रेंस हुई है पनामा सिटी में। तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था बिकॉज इंडिया इज पार्टी टू दिस कन्वेंशन। तो इंडिया ने वहां पर अपना एक ऑपरेशन जो है वो प्रेजेंट किया था जिसका नाम था टर्टल शील्ड, जो टर्टल्स के साथ लिंक रखता है। तो इंडिया की वहां पर बहुत एप्रिसिएशन हुई है इसके रिलेटेड। इंडिया ने बहुत एफर्ट किया है टर्टल्स को और टॉर्टोइज दोनों को ही सेव करने में, उनकी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको बचाने में, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इलीगल ट्रेड होता है, उस चीज़ को भी कंट्रोल करने में। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि COP19 जो हुई है साइट्स के अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के अंडर। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पर हुई है, इसकी क्या डेट्स हैं और इंडिया का इसमें क्या रोल रहा है। ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक नई पोजीशन के बारे में जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट बोला जाता है, और ये स्टेट्स लेवल पे इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट बना है हमारी कंट्री में जहां पर इस डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट को अपॉइंट किया गया है। तो हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मुरुगनंदम, तो उन्होंने एक स्पीच में ये बात बोली है कि कितना इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट को अपॉइंट करना। एक स्टेट का जो सारा ऑडिट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो शुरुआत है ये तमिलनाडु ने की है और उन्होंने एक ऑडिट डिपार्टमेंट में से एक बंदे को अपॉइंट किया है अपनी स्टेट में फॉर द टाइम बीइंग। तो सभी स्टेट्स अगर इवेंचुअली इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती हैं तो हम अपने ऑडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक हीरो के बारे में जो बिलोंग करते हैं आसाम से। उनका नाम है लचित बोरफुकन। तो ये वहाँ की जो होम किंगडम ऑफ असम की जो रॉयल आर्मी बनी थी उसको इन्होंने हेड किया था। इन्होंने मुगल्स को असम डिस्ट्रिक्ट में आने से रोका था। तो बहुत ब्रेवली ये उस वक्त लड़े थे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे सभी अनसंग हीरोज को रिकॉग्नाइज करने की। तो इस साल हमने उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया है। तो इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू हो गई थी फरवरी में, तब हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो अब आके उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है न्यू दिल्ली में, जिसमें पार्टिसिपेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्योंकि ये साल मार्क करता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसी साल में उनकी 400th हमने बर्थ एनिवर्सरी को भी मनाया है। ये दोनों चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक की गई हैं। इसके अलावा एक बुक भी जो है इनके ऊपर जो रिलीज़ की गई है, इनकी पूरी हिस्ट्री एक बायोग्राफी की तरह वो बुक लिखी गई है कि इन्होंने कैसे मुगल्स को अपने एरिया में आने से रोका था और हमारे पूरे देश को एक तरह से इन्होंने सेव किया था। तो ऐसे बहुत सारे और भी हीरोज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है ऑल ओवर इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से, असम में से इनको यहाँ पर रिकॉग्निशन दी गई है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के बारे में। तो ये यंग लोगों को दिया जाता है जिसकी एज लिमिट 40 से नीचे होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में से लोगों को चूज़ किया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर 2019, 2020 एंड 2021 तीनों साल के अवार्ड्स इकट्ठे दिए जा रहे हैं। तो जो अकेडमी अवार्ड देती है उसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी, और इन्होंने तीनों साल के लिए 102 आर्टिस्ट को चूज़ किया है।
तो आर्टिस्ट शुड बी बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स, ये मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जो उनको प्राइस मनी दी जाएगी वो होगी 25,000 रुपीज़ की। इसके अलावा एक और अवार्ड भी जो है इसी एकेडमी ने अनाउंस किया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इससे पहले जो हमने बात की, संगीत नाटक अकेडमी ने जो अवार्ड्स अनाउंस किए हैं वो युवा कैटेगरी के थे। ये जो अवार्ड्स हैं ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आर्टिस्ट को रिकग्निशन देने की कोशिश की है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल गोल चल रहा है इस वक्त का, जिस आइडियोलॉजी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के को भी अपने इंडिया के साथ उतनी ही ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में लेके आए, तो वहाँ से भी हम इन आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी सेम 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे चूज़ किया गया है लोगों को, 2019, 2020 एंड 21। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं 128 आर्टिस्ट को चूज किया गया है, 10 एमिनेंट पर्सनालिटीज को चूज किया गया है परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में से, जिनको यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। तो वो कितनी अमाउंट है जो उनको मिलेगी, तो ऑनर ऑफ अकेडमी फेलोशिप में मिलेगा उनको 3 लाख रुपीज एंड अवार्ड के अंडर दिया जाएगा 1 लाख रुपीज अलॉन्ग विद तमरा पत्रा एंड अंगवस्त्रम। तो ये सब चीजें उनको दी जाएंगी इस अवार्ड के अंडर। तो इंडियन नेवी एंड रॉयल एनफील्ड ने मिलकर एक एक्सपेडिशन प्लान किया है टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो दिस इज द टीम जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनको सी राइडर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सी राइडर्स जो इंडियन नेवी की ही एक टीम है, तो ये सभी अपने मोटर बाइक्स लेके जो रॉयल एनफील्ड ने स्पॉन्सर किए थे उनके ऊपर ये गए थे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो उसका क्या टाइम पीरियड था हम वो भी देख लेते हैं। 24 डेज का ये पूरा टाइम पीरियड इन्होंने कवर किया है। 15 मोटरसाइकिल्स विच मीन 15 टीम मेंबर्स उनके गए थे। 7 स्टेट्स को कवर किया है एंड 3500 किलोमीटर्स को इन्होंने पूरे डिस्टेंस को कवर किया है इन 7 डिफरेंट स्टेट्स। तो जहाँ भी डिफरेंट स्कूल्स में गए हैं वहाँ उन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है इंडियन नेवी की इम्पोर्टेंस के बारे में, और यूथ को प्रमोट किया है कि वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करें। तो ये भी जो चीज़ है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ इंटरलिंक्ड ही है। तो ये जो है ये होने वाला है 25 ऑफ नवंबर टू 14 ऑफ दिसंबर 2022। तो 24 नवंबर को ये शुरू हुआ है, अगले महीने तक ये चलने वाला है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं, इसरो ने अपना लास्ट PSLV मिशन 2022 का लॉन्च कर दिया है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं हम वो देख लेते हैं। तो PSLV जो है उसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो मिशन जो लास्ट जा रहा है 2022 का, इसको नाम दिया गया है OceanSat 3 का, दिस इज द नेम। तो ये 56th फ्लाइट है जो इंडिया से जा रही है अंडर PSLV मिशन। 5th एंड फाइनल लॉन्च फॉर द व्हीकल इन 2022। तो ये जो सारा मिशन है ये इंडिया ने भूटान के साथ मिलके किया था। तो आज 26 ऑफ नवंबर को 9 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें से एक मेन सैटेलाइट है और बाकी जो होंगी वो नैनो सैटेलाइट्स होंगी। तो ये सारी सन सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट्स हैं जो पोलर एरियाज में रहेंगी, पोलर ऑर्बिट्स में काम करेंगी, और इनका जो सिंक है वो सन के साथ रहेगा। इसका मतलब है कि ये सेम टाइम पे, सेम डेट पे, सेम जगह पर ही मिलेंगी। तो सन के साथ इनका जो ऑर्बिट है वो सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये हमारा 2022 का PSLV का लास्ट मिशन का लास्ट पार्ट है। तो ये थे हमारी 26 नवंबर के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मुलाकात होती है हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.